जब हम अपनी कायनात को देखते हैं तो हमें परफेक्टली काम करते हुए नज़र आती है। तारों का बनना, गैलेक्सीज़ की फॉर्मेशन, ब्लैक होल्स और मादे की हर सूरत इस कायनात में एक मकसद के तहत काम कर रही है। मादे के अलावा इस कायनात में मौजूद 4 बुनियादी कुव्वतें ग्रेविटी की फ़ोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ़ोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस, वीक न्यूक्लियर फोर्सेस भी अपना किरदार बखूबी निभा रही हैं। मगर हमारी कायनात के इस वजूद में सिर्फ ये ज़ाहिरी चीज़ें ही मौजूद नहीं, कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिनसे हम वाकिफ़ नहीं। मगर हमारी उनसे वाकफियत ना होने का ये मतलब नहीं कि ये इस कायनात पर असरअंदाज ही नहीं हो रही। आपको ये जानकर हैरत होगी कि इन गैर मालूम चीज़ों की वजह से ही यह कायनात अपना वजूद बरकरार रखे हुए है। जितनी कायनात अभी तक डिस्कवर की गई है उसमें मौजूद तमाम मादा की मकदार उसके सिर्फ 5%, जिसमें मादा और हाइड्रोजन गैस भी शामिल है जो इस कायनात में खला में बिखरी हुई है। बाकी 95% हिस्सा वो है जिसे हम रोज़मर्रा में मुशाहिदा नहीं कर पाते, जिसके बारे में हम बहुत कम जानते हैं, या यूँ कहें कि हम जानते ही नहीं कि वो क्या है। आम मादा को हम काफ़ी हद तक समझने में कामयाब हो चुके हैं कि वो कैसे काम करता है, किन कवानीन को फॉलो करता है, जबकि 95% नामालूम हिस्से के बारे में हम बहुत कम जान पाए हैं। ये हिस्सा 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है, एक डार्क मैटर और दूसरा डार्क एनर्जी। डार्क एनर्जी इस कायनात के 69% हिस्से पर काबज़ है और 26% हिस्से पर डार्क मैटर मौजूद है। आम मादे के बरअक्स तारीक मादा डार्क मैटर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से इंट्रैक्शन नहीं करता। इसका मतलब है कि ये रोशनी को जज़ब नहीं करता, रिफ्लेक्ट नहीं करता या खारिज नहीं कर पाता, जिसकी वजह से इसका पता लगाना बहुत मुश्किल है। दर हकीकत मुहक्किकीन सिर्फ कशिश शकल के असर से ही तारीक मादे के वजूद का अंदाज़ा लगा सके हैं, जिससे मालूम होता है कि ये मरई मादा वजूद रखता है। डार्क मैटर के बारे में हमें इस बात से अंदाज़ा हुआ कि एस्ट्रोनॉमर वीरा रोबन ने एक टेक्निक डेवलप की जिसकी मदद से स्पाइरल गैलेक्सीज में मौजूद तारों की रूटीन वेलोसिटी कैलकुलेट की जा सकती थी। इसके लिए उसने गैलेक्सी में मौजूद तमाम मादा गैस दूर सितारे की मदद से कैलकुलेट किया तो गैलेक्सी की बैरूनी हिस्से में मौजूद सितारों की वेलोसिटी दूरी के अतबार से कम होती जानी चाहिए और मरकज़ से फासला ज़्यादा होने पर रफ्तार में कमी आनी चाहिए थी। मगर मुशाहिदा करने पर मालूम हुआ कि इन गैलेक्सीज में सितारों का फासला मरकज़ से बढ़ने पर वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, और टेक्निक के मुताबिक तो तमाम तर मैटर की मौजूदगी के बावजूद ये मुमकिन नहीं था और इस मज़र के लिए मादा की ये मकदार इंतहाई कम थी। इसी बात से अंदाज़ा हुआ कि यकीनन वहाँ आम मादा के अलावा भी कुछ ऐसा मादा मौजूद है जो मास का तो हामिल है, मगर हम उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से डिटेक्ट करने से कासिर हैं, जिसकी वजह से उसे देख पाना नामुमकिन है, और इसी वजह से उसे डार्क मैटर का नाम दिया गया। और यही डार्क मैटर ये मसर करने में मददगार साबित हो रहा है। डार्क मैटर की मौजूदगी का इल्म हमें उनकी ग्रेविटी के साथ इंट्रैक्शन से भी होता है। ग्रेविटेशनल लेंसिंग की मदद से गैलेक्सीज को देखने पर मालूम हुआ कि गैलेक्सीज में मादा के नज़र आने वाली मकदार उनकी ग्रेविटी के मुकाबला में कम है। डार्क मैटर किस चीज़ पर मुश्तमिल है? ऐसा माना जाता है कि डार्क मैटर नॉन ब्रियोनिक पार्टिकल्स हो सकते हैं। उसके बाद आते हैं डार्क एनर्जी की तरफ। डार्क एनर्जी भी डार्क मैटर की तरह एक मुइमा है। इसके मुतालिक हमें इस चीज़ से अंदाज़ा हुआ कि कायनात बिग बैंग के बाद मुसलसल रोशनी की रफ्तार से फैलती जा रही है और वक्त के साथ साथ रफ्तार को कम होना चाहिए, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से मादा एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। मगर 1998 में 2 आज़ादाना रिसर्च टीम्स ने इस चीज़ को गलत साबित किया है कि कायनात के फैलाव की रफ्तार बजाय कम होने के मज़ीद बढ़ रही है, और इस चीज़ को सुपरनोवा की मदद से मालूम किया गया। इस फिनोमेना को रेड शिफ्ट भी कहा जाता है, जिसके मुताबिक दूर जाती हुई रोशनी वाले जिस्म से निकलने वाली रोशनी की शुआओं के वेवलेंथ बढ़ने की वजह से वो रेड शिफ्ट शो करते हैं। इसी तरह मुख्तलिफ औकात में एक सुपरनोवा का मुशाहिदा किया गया, जिससे मालूम हुआ कि कायनात फैल रही है, उसका फैलने की रफ्तार बढ़ती जा रही है। डार्क मैटर की तरह डार्क एनर्जी भी नॉर्मल मैटर के साथ इंटरेक्ट नहीं करती, इसलिए इसको भी डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल है।
तजर्बात और मुशाहिदात से इस बात का अंदाज़ा हुआ है कि कायनात का 69% हिस्सा डार्क एनर्जी पर मुश्तमिल है। देखा जाए तो डार्क एनर्जी का किरदार सिर्फ कायनात के फैलाव की रफ्तार बढ़ने की वजह नामालूम होने की वजह से है। ऐसा कहा जा सकता है कि मुमकिन है कि कुछ ऐसी कुव्वत मौजूद हो जो ये फैलाव की रफ्तार बढ़ने का सबब बन रही हो। डार्क एनर्जी और डार्क मैटर के वजूद के बारे में यकीन से कुछ नहीं कहा जा सकता। हम अभी तक इन दोनों की तजर्बाती शवाहिद हासिल करने में कामयाब नहीं हो सके हैं कि डार्क मैटर की कंपोजिशन क्या है, डार्क एनर्जी कैसे काम करती है। इसके मुतल्लिक कुछ भी कहना कब्ल वक्त है, लेकिन इंसान ने पहला कदम उठा लिया, यानी इसके बारे में तजस्सुस। और जब इंसान किसी बारे में तजस्सुस करना शुरू कर देता है तो उसकी वजह जानकर ही सुकून लेता है। लेकिन अब सोचना यह है कि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी से वाकफियत के बाद हमारी दुनिया कैसी होगी। क्या इंसान तरक्की की इंतहा को पहुंच जाएगा या वो कायनात में छुपे हुए ख़तरों को अपने घर बुला लाएगा।